आज हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टोटल 16 वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ाए थे। आज हम ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटे थे। एक में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते थे। रे ऑप्टिक्स का टोटल पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ बचा वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स का एक और नाम है, हम लोग इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इसी को तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तरंग प्रकाशिकी या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, यानी भौतिक प्रकाश की फिजिकल ऑप्टिक्स। एक होता था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसी फिजिकल ऑप्टिक्स को भौतिक प्रकाशिकी हम लोग कहेंगे। भौतिक प्रकाशिकी, जैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो मेनली पढ़े थे, दो ही प्रॉपर्टीज पढ़े थे, एक अपवर्तन और दूसरा परावर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो वेव ऑप्टिक्स में यानी फिजिकल ऑप्टिक्स में जो मेनली पार्ट्स पढ़ना है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज़ है इंटरफेरेंस। और इसी इंटरफेरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। और इसमें एक पार्ट जो पढ़ना वो डिफ्रैक्शन पढ़ना है। डिफ्रैक्शन ये भी एक तरीके का इंटरफेरेंस ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। एक ही रे से, मतलब एक ही सोर्स से जो लाइट जाता है रिफ्लेक्ट होकर के, और डायरेक्ट रे के द्वारा जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरफेरेंस होता है वो डिफ्रैक्शंस है। इसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन। और एक टर्म और है जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशंस। मेन इसी तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी ध्रुवन। तो हम इससे पहले जो ब्रांच की बात किए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहें या उसी को रे ऑप्टिक्स कहते थे, यानी ज्यामितीय प्रकाश की या किरण प्रकाश की। उसमें दो ही प्रॉपर्टीज मेनली पढ़ते थे, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शंस, जिसमें मिरर हम पढ़े थे। रिफ्रैक्शंस में हम लेंस के बारे में पढ़े थे, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़े थे, प्रिज्म के बारे में पढ़े थे। उसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमने देखा था। लेकिन आज जो ब्रांच हम स्टार्ट करेंगे इसमें ये वेव ऑप्टिक्स ही है। और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा तरंग के बारे में जान जाएं। हालांकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक और चीज़ के बारे में पढ़े थे, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात किए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्टार्ट किए थे तो बोले थे वेव दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगें हम विक्षोभ उत्पन्न करके, डिस्टरबेंस क्रिएट करके उत्पन्न करते थे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वो आवेशित कण के त्वरित गति की वजह से, यानी कोई भी आवेशित कण त्वरण के साथ जब गति कर रहा हो तो उसकी वजह से उत्पन्न होता था। ये तरंग क्या, तो तरंग के बारे में हमने वहाँ भी कहा था। तो तरंग एक तरीके का विक्षोभ है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ ही तरंग कहलाता है। वेव ये डिस्टरबेंस है, क्या डिस्टरबेंस। तो वहाँ भी हम तरंग के बारे में डिटेल से बात किए थे। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता, तरंग कहलाता। डिस्टरबेंस, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता, तरंग कहलाता। ये विक्षोभ कहलाता, ये तरंग। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता, तरंग कहलाता। अब है कि ये तरंग जब जाता है तो तरंग किसी न किसी माध्यम में गति करती है, तो इसमें इसका अपना वेवलेंथ होता है, आवर्तकाल होता है। तो हम बता दें, ये जो शीर्ष है इसको हम लोग शीर्ष या अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। शीर्ष यानी क्रेस्ट, और नीचे जो ये दिख रहा है इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ट्रफ यानी गर्त, क्या कहते हैं, गर्त।
ऊपर शीर्ष है और नीचे क्या गर्त है। तो दो कर्मागत शीर्ष के बीच की जो दूरी है इसी को हम लोग वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको हम लोग वेवलेंथ यानी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हालांकि तरंग के बारे में इन डिटेल से हम अल्टरनेटिंग करंट में भी इसका हम डायग्राम ड्रॉ किए थे कि ये तरंग इस तरीके से साइनसोडियल कैसे जाता है, या साइन का हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इसी तरीके का ग्राफ जाता है। तो दो कर्मागत शीर्ष के बीच का जो दूरी है इसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अच्छा, दो कर्मागत गर्त के बीच का भी दूरी तरंगदैर्घ्य ही कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आवर्तकाल किसको कहते हैं, तो एक कंप्लीट चक्र, जैसे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है इसी को टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा उसको टी, यानी टी टाइम में इन्होंने एक चक्कर पूरा किया तो यूनिट टाइम में कितना चक्कर लगेगा, तो 1/t, इसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो हम आवृत्ति की जब भी बात करेंगे, आवृत्ति क्या है तो हम बताएंगे नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में एक साइकिल, यूनिट टाइम में यानी एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। यूनिट टाइम में यानी एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होता है उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, या इकाई समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, इकाई समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। इसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल टू 1/t। तो ये आवर्तकाल क्या होता है, तो एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। हालांकि दो कर्मागत शीर्ष और शीर्ष के बीच की दूरी, दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी लैम्डा होता था, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा ही होगा। तो हम बता दें लैम्डा दूरी तय करने में टी टाइम लगाया, यानी टी टाइम में इन्होंने लैम्डा दूरी तय किया, यानी एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में टी टाइम लगता है। तो टी टाइम में इन्होंने लैम्डा दूरी तय किया, यूनिट टाइम में कितना दूरी तय करेगा, तो लैम्डा/t। इसी लैम्डा/t को हम लोग स्पीड ऑफ वेव बोल सकते हैं, वेलोसिटी। इसी को लाइट के लिए हम लोग c से डिनोट करते थे। तो 1/t, अभी हमने तुरंत कहा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। या ऐसे कह दें कि एक सेकेंड में पूरे किए गए आवर्तों की संख्या ही आवृत्ति कहलाता है, या एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाता, आवृत्ति कहलाता। तो c इक्वल टू ये न्यू लैम्डा हो जाएगा। ये 1/t क्या है, न्यू, और लैम्डा, तो 1/t क्या है, न्यू, तो न्यू लैम्डा। ये c क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये सब तरंग वरंग के बारे में इन डिटेल से जो बताना था हम बता दिए। हालांकि तरंग के बारे में पिछले भी 2 चैप्टर में अच्छे से बात किया गया है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था और एक और चैप्टर जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट में भी हम तरंग के बारे में बात किए थे। ये था बेसिक जानकारी तरंग के बारे में। अब हम एक बात करते हैं, कोई भी वेव जो है, तरंग जो है, विक्षोभ होता है, किसी भी माध्यम में होता है, लेकिन यहाँ जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपको सिंपल आँख से दिखेगा नहीं। लेकिन जो माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे पानी में, तेल में, तो उसी तरीके का विक्षोभ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी होता है। तो वेव का अपना एक डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मीन पोजीशन से ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन जाता है, तो ये रहा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये इसका डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ इस तरीके से होता चला आया है। डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा और कभी कम, इस तरीके से कुछ होता चला गया है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव यानी तरंग का विस्थापन। ये तरंग का विस्थापन, तो एक्चुअल में ये तरंग का विस्थापन होगा कैसा, इस ग्राफ को देखने से आपको लग रहा होगा ये साइनसोडियल ग्राफ है, लेकिन साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, या -1 होगा, +1 या -1। लेकिन वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है।
तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव को हम y से ही डिनोट करते हैं, साइन थीटा के आगे चूँकि मैक्सिमम वैल्यू कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है तो इसके लिए a लेते हैं, तो a साइन थीटा और थीटा को हम लोग ओमेगा टी लिखते हैं। तो चूँकि थीटा मैथ में एंगल के टर्म में थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में हम लोग फेज एंगल की बात करते हैं तो ये ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी इस तरीके से लिखेंगे। या अगर दूसरे वेव की बात करें तो y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई पूछेगा ये ओमेगा टी क्या या ओमेगा टी प्लस फाइव क्या, ये दोनों ही फेज एंगल है, ये दोनों ही क्या है, किसी भी, ये एक किसी दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये किसी दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये y1 वेक्टर इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जिसका कि फेज एंगल कितना है, फेज एंगल यानी कला कोण, तो ये कला कोण कितना, तो कला कोण जो है ये ओमेगा टी है और दूसरे का जो फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो ये जो a है, a जो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या है, फर्स्ट वेव। और b जो है ये प्रथम तरंग का आयाम, प्रथम तरंग का आयाम, तरंग का आयाम, प्रथम तरंग का क्या है, आयाम। और b इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, द्वितीय तरंग का आयाम, द्वितीय तरंग का आयाम। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है कि ये आयाम होता क्या है, तो आप गौर करेंगे ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हालांकि जीरो भी हो सकता है, छोटा बड़ा और कुछ भी इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। तो कोई आयाम के बारे में बात करें कि तरंग का आयाम क्या है, तो ये a जो है एम्पलीट्यूड, ये जो b है ये एम्पलीट्यूड। अच्छा, a और b हमने क्यों लिया, चूँकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट का जो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट है यानी अधिकतम विस्थापन जो है एक ही हो, यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा या कम हो सकता। तो a के वैल्यू पे डिसाइड करेगा कि ये कितना ज़्यादा या कम होगा। तो आयाम क्या, तो अधिकतम विस्थापन, किसी भी तरंग में जो अधिकतम विस्थापन होता है मीन पोजीशन से, यानी मीन माध्य बिंदु से, मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन ही, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो जिसमें हम एक वेव में आयाम को हमने a से डिनोट किया और दूसरे वेव में आयाम को हमने b से डिनोट किया है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव के बारे में बात हुई। इसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशंस ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशंस ऑफ वेव क्या होता है, जैसे आप शांत जल में बहुत सारे कंकर मारे होंगे, तो हर एक जहाँ कंकर गिरता है या पत्थर गिरता है, सब जगह से सोर्स मतलब सब जगह एक सोर्स की तरह काम करता है, हर जगह एक वेव प्रोड्यूस करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो वेव जो प्रोड्यूस होता है, दो या दो से अधिक वेव जब किसी भी मीडियम में सुपर इम्पोज करता है, तो सुपर इम्पोज होने के बाद एक नया वेव बनता है जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेव कहते हैं। इस दो वेव के मिलने से तीन तरीके का घटना होता है। एक होता है इंटरफेरेंस, एक बिट्स का फॉर्मेशंस होता है, और एक हमने इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की घटना के बारे में बात किया। एक बिट फॉर्मेशंस जिसमें कि आप लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखते होंगे आप, जैसे गिटार वगैरह में क्या होता है कि आप ट्विस्टेड पार्ट से अगर ट्विस्ट करते हैं तो वो विक्षोभ एक तरीके का उत्पन्न होता है। तो हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक तरंगें जब मिलती है तो इंटरफेरेंस की घटना यानी व्यतिकरण की घटना होती है, और एक स्टेशनरी वेव उत्पन्न होता है। स्टेशनरी वेव यानी उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव, मतलब दो वेव के मिलने से जो फेनोमेनन डेवलप होता है, एक तो इंटरफेरेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स हम बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता, और एक बिट्स का फॉर्मेशंस होता। हालांकि बिट्स के फॉर्मेशंस के बारे में भी हमको यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बिट्स का जो फॉर्मेशंस है उसके बारे में इन डिटेल्स जो हमको पढ़ना था वो हमको साउंड एक चैप्टर है 11th में, वहाँ ही पढ़ना था।
तो चलिए हम मेनली यहाँ इंटरफेरेंस के बारे में जिक्र करेंगे। तो उससे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब दो या दो से अधिक वेव आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, हमने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक वेव, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक दूसरा वेव है, दो या दो से अधिक वेव जब आपस में सुपर इम्पोज कर रहा हो, एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहा हो, तो अध्यारोपण के बाद जो नया रिजल्टेंट वेव बनेगा, इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम मान लेते हैं कि y2 है। तो नए वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y है, ये क्या, रिजल्टेंट वेव, ये क्या, रिजल्टेंट वेव यानी परिणामी तरंग, ये क्या, परिणामी तरंग। और ये क्या, फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव, और ये क्या, सेकेंड वेव। तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, दो वेव जब आपस में टकराता है, जब आपस में सुपर इम्पोज होता है, तो सुपर पोजिशंस के बाद जो नया वेव प्रोड्यूस होता है वो रिजल्टेंट वेव है, यानी परिणामी तरंग है। तो ये कहता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस वेव, जब किसी एक माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें आपस में सुपर इम्पोज करती है यानी अध्यारोपित करती है, तो अध्यारोपण के बाद जो नए तरंग यानी परिणामी तरंग का जो विस्थापन सदिश है, परिणामी तरंग का विस्थापन सदिश अलग अलग तरंगों के विस्थापन सदिश के सदिश योगफल के बराबर होता है। अलग अलग तरंग, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इसी तरीके से जितना भी वेव हो, सारे वेव के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो वेक्टर सम है उसके बराबर होता है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। ये जो परिणामी तरंग का जो विस्थापन सदिश है, परिणामी तरंग का विस्थापन सदिश अलग अलग तरंगों के विस्थापन सदिश के सदिश योगफल के बराबर होता है। यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ वेव यानी तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। अब हम सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव्स कराते हैं, और टू वेव्स के बाद, टू वेव्स को सुपर इम्पोजिशन कराने के बाद जो रिजल्टेंट वेव होता है, उसके रिजल्टेंट वेव में रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी अकर्स होगा, और उसी रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी का जो फेनोमेनन है वही इंटरफेरेंस होता। तब हम इन डिटेल से एक टॉपिक इंटरफेरेंस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम वेव और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स ऑफ वेव के बारे में हम देखें। अब हम सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव देखना चाहेंगे कि दो वेव की सुपरपोजिशन के बाद क्या सब घटना होता है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव यानी दो तरंग का अध्यारोपण, दो तरंग का अध्यारोपण। तो दो तरंग का अध्यारोपण ये क्या होगा, तो मानते हैं एक पहला वेव है, तो पहले वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है y1 है, तो y1 वेक्टर इक्वल टू a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरे वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये y2, तो y2 इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस 5, b sin ओमेगा टी प्लस 5। हमने दो वेव लिया है जिसमें कि एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है y1 वेक्टर, इसका जो एम्पलीट्यूड है a, और इसका जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी है। फेज एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी हम किसी चैप्टर में बात किए थे। फेज एंगल ये एक इस तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, या एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी क्षण तरंग के पोजीशंस को इंडिकेट करता है, यानी वेव के स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो दूसरे वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो b है, और इसका जो फेज एंगल है ये ओमेगा टी प्लस 5 है। यानी एक
का फेज एंगल ओमेगा टी और दूसरे का फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी दोनों तरंगों के बीच कला में अंतर है। तो ये कलांतर कितना है, फाई का, यानी फेज डिफरेंस कितने का, तो फाई का। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत अभी तुरंत हम पढ़े हैं। जब किसी भी मीडियम में दो या दो से अधिक तरंगें सुपर इम्पोज करता, तो ये रिजल्टेंट मतलब सुपरपोजिशन के बाद जो नए वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये वाई वेक्टर इक्वल क्या होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो y वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो y1 वेक्टर कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस y2 वेक्टर कितना, तो b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम देखेंगे ये साइन a प्लस बी के फार्मूले पे टूट सकता है। तो साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग शायद पढ़े होंगे। साइन a इंटू, इसको यहाँ लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी, इसको सही से लिख लेंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक, तो यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसको हम देखेंगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस बी, इसको साइन a प्लस बी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो देखो ये b से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a साइन ओमेगा टी और प्लस b साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव अब प्लस b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इसमें हम क्या करते हैं कि फाई जो है दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। ये दो तरंगे कहीं भी चल के चले जाए तो दो तरंगों के बीच कलांतर में कोई अंतर आने वाला नहीं है, यानी कलांतर हमेशा क्या होगा, फाई का। क्यों, चूँकि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है। इंटरफेरेंस के लिए हम कंडीशन पढ़ेंगे। दो तरंगे जब सुपर इम्पोज करती है तो दोनों तरंगों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है या स्लाइटली डिफरेंस होता है, इस तरीके का। हालांकि स्लाइटली डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ बिट्स का फॉर्मेशंस हो जाता है। तो दो तरंगे जब आपस में सुपर इम्पोज करती है तो एम्पलीट्यूड में भले ही अंतर हो लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, इसका मतलब कि जहाँ कहीं भी किसी भी टाइम पे अगर हम देखें तो कलांतर यानी कला में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो ये कॉस फाई को हम कांस्टेंट के साथ लिखना चाहेंगे, तो a साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी रहने दें, b कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी और ये b साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a साइन ओमेगा टी, तो इसमें अगर हम देखें तो a साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें है, तो एक काम करो सिर्फ a लिखेंगे प्लस b कॉस फाई और ये साइन ओमेगा टी, a प्लस b कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ये b साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये y वेक्टर इज इक्वल टू लेट, अगर हम माना की बात करें, क्या क्या माना, तो माना a प्लस b कॉस फाई, a प्लस b कॉस फाई को हम a कॉस थीटा लिखेंगे, a प्लस b कॉस फाई को हम क्या लिखेंगे, a कॉस थीटा, और b साइन फाई को हम क्या लिखेंगे, a साइन थीटा। क्या लिखेंगे, a साइन थीटा। a प्लस b कॉस फाई को a कॉस थीटा, b साइन फाई को क्या लिखेंगे, a साइन थीटा। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये क्यों माने, तो चूँकि a प्लस b कॉस फाई ये एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव था, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव है, लेकिन साइनसोइडल फॉर्म में है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये
कॉस के फंक्शन का है तो कॉस के फंक्शन से के तरह ही आएगा। और बी साइन फाई, चूँकि ये कॉस साइन के प्रजाति का है तो ये भी साइनसोडियली जाएगा। तो एक नए एम्पलीट्यूड, मतलब इन दोनों को मिलने के बाद जो नया एम्पलीट्यूड आया उसको हमने ए मान लिया, ऐसा हमने माना है। इस दोनों को नहीं होगा तो इसको इक्वेशन रोमन में 1 मान लेते हैं, इसको रोमन में हम 2 मान लेते हैं, और ये जो है इक्वेशन 1 2 हमने अंग्रेजी में माना है। तो y वेक्टर इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b साइन फाई को हम लिखेंगे a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो देखो a अगर हम कॉमन ले लें तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा और ये कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये ए क्या, ये जो है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेव है। ये जो वाई वेक्टर था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेव होता था, यानी परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन ये रहा। और ये क्या रहा, तो परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। अच्छा, परिणामी तरंग का आयाम, अच्छा परिणामी तरंग का ये कलाकोण कितना है, तो ओमेगा टी प्लस थीटा, परिणामी तरंग का कलाकोण ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से के एम्पलीट्यूड से कितना ज़्यादा चेंज किया है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इक्वेशन 1 ये जो रोमन में लिखा गया है और इक्वेशन 2 जो रोमन में लिखा गया है उसको स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। किसके लिए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव की जब हम बात करेंगे तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करने पर, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर तो a प्लस बी कॉस फाई इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। ये क्या ये जो है आयाम है, किसका आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम। और स्मॉल ए क्या, तो पहले तरंग का आयाम था
और स्मॉल बी क्या था, दूसरे तरंग का आयाम था। हालांकि हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको इंटेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज इंटेंसिटी के टर्म में हम नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। जब ए एम्पलीट्यूड आयाम परिणामी तरंग का आयाम आ ही गया तो हम देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा और किस किस पॉइंट पे परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होगा। अच्छा, ये फाई क्या था, तो फाई आपको याद होगा दोनों तरंग यानी प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग के बीच का कालांतर था। हम याद दिला दें, प्रथम तरंग का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था a साइन ओमेगा टी और द्वितीय तरंग का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो दोनों तरंगों के बीच जो कालांतर था फाई ही था। तो हम अधिकतम कालांतर की जब बात करेंगे, एक बात तो आप हमेशा गठरी बांध लो, साइन थीटा और कॉस थीटा इसका मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1 होता है। ये 10 में थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अधिकतम मान है उसका मैक्सिमम मान 1 ही हो सकता है, +1 हो सकता। तो अधिकतम आयाम की बात करेंगे, तो अधिकतम आयाम की बात करोगे तो ए और बी प्रथम वेव और दूसरे वेव का जो आयाम है वो तो फिक्स ही होगा। ये जो डिपेंड करेगा तो कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 यानी +1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, √a² + b² + 2ab कॉस फाई का वैल्यू +1। तो ये √a² + b² + 2ab ये ठीक है। तो इसको √a + b का होल स्क्वायर कर दो, तो ये a मैक्सिमम है, ये a क्या मैक्सिमम, तो a + b ये क्या हो जाएगा a मैक्सिमम, a + b क्या हो जाएगा, तो a मैक्सिमम कितना, तो a + b। अच्छा, न्यूनतम आयाम की अगर बात करोगे, न्यूनतम आयाम के लिए, तो न्यूनतम आयाम के लिए अगर बात करोगे तो ए मिनिमम, न्यूनतम आयाम के लिए तो कॉस फाई इज इक्वल टू -1, कॉस फाई इक्वल क्या होगा -1। तो ए मिनिमम इज इक्वल टू, ए मिनिमम कितना, तो √a² + b² + 2ab कॉस फाई, तो क्या होगा -1। तो ये ए मिनिमम a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल²। तो ये a मिनिमम कितना, तो a मिनिमम जो आएगा ये a - b। तो अगर a मैक्सिमम और a मिनिमम, कई बार a मैक्सिमम और a मिनिमम का रेशियो दिया रहता है, तो a मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल हो जाएगा a + b डिवाइडेड बाय a - b। तो इसी को अगर मॉडिफाई करके थोड़ा सा और आगे पीछे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो तो a/a। अच्छा, a से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड ऊपर भी होगा और दोनों में डिवाइड नीचे भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 + b/a एम्पलीट्यूड रेशियो कहलाता है। b/a क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो a/a कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, b/a ये r कहलाएगा। r क्यों कह दिए, क्योंकि b जो है सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है और a जो है प्रथम वेव का एम्पलीट्यूड है। तो इसको एम्पलीट्यूड रेशियो यानी आयाम का अनुपात कहा जाता है। इसको भी एम्पलीट्यूड रेशियो आयाम का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको r, तो 1 + r डिवाइडेड बाय 1 - r, तो ये मैक्सिमम और a मिनिमम के लिए आया। अब हम अगले दिन बात करेंगे कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेट करता है और कब इंटेंसिटी मैक्सिमम और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो उस हिसाब से हम मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड के फार्मूले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, और उसी के किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होता है। चूँकि हम बता दें ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ये बातें आप याद रखेंगे किसी भी वेव का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेव की बात करेंगे तो फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो ये प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा। अब ए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है तो ये इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आएगा। ये इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव है तो यहाँ भी इंटेंसिटी ऑफ
ये एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव है तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव आएगा, और उसी तरीके से सेकेंड वेव के लिए अगर इंटेंसिटी देखेंगे तो सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I2 = K × V का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, और ये इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। आज हम वेव ऑप्टिक्स का प्रथम वीडियो बनाए हैं। वेव ऑप्टिक्स का अलग से हम फोल्डर ही बना देंगे तो ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। तो एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, उसको ऑप्टिक्स का 16 वीडियो पार्ट करके अलग अलग बनाया है। अब हम वेव ऑप्टिक्स का अलग बना ही देते हैं क्योंकि इसमें 3 टॉपिक्स मेनली पढ़ना था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस और पोलराइजेशंस। हो सकता है इसमें भी 7-8 वीडियो आ जाए तो थोड़ा सा वो प्लेलिस्ट लंबा हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। तो हम इसका अलग से प्लेलिस्ट वेव ऑप्टिक्स के नाम से बना देंगे। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद। अच्छा, अगर आप लोग को ये वीडियो लगता हो कि काम का है तो आपस में शेयर करेंगे और वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक भी किया करेंगे आप लोग। और